हमारा देश सारी दुनिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, अनेकता में एकता के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान के तमाम इंस्टीट्यूशंस में और हर व्यक्ति उसको बहुत ही इमोशनल और प्राउड मोमेंट के तौर पर देखता है कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स ने फिर महात्मा गांधी की फ़िलॉसफी की और महात्मा गांधी के नॉन वायलेंस के तरीक़े को अपनाया और उसको अपनाकर लोग मार्टिन लिंक्स और नेल्सन मंडेला बने। कि आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सोती होगी, हमारा मुल्क एक नई ज़िंदगी में कदम रखेगा और ऐसे लम्हे तारीख़ में आते हैं कौमों की ज़िंदगी में, मगर बहुत कम आते हैं। जब आज़ादी मिली हमें तो उसके साथ एक तक़सीम का ज़ख्म भी हमारे साथ आया कि ये मुल्क डिवाइड हो गया, कौम डिवाइड हो गई। तमाम धर्मों और जातियों के लोगों ने इस देश की आज़ादी में संघर्ष किया। एक तरफ अशफाकुल्लाह खां वारसी हैं, दूसरी तरफ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैं, भगत सिंह हैं, मजनू शाह मलंग मदारी हैं। अल्लाह के रसूल ने जो पहला संविधान बनाया, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया मदीना में अक्सरियत हासिल करने के बाद और ताकत हासिल करने के बाद, उसमें सबके इक्वल राइट दिए। स्कूलों और मदरसों में जो तलबा और तालिबात हैं, मदरसों में इस तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना, ख़ासतौर से 26 जनवरी और 15 अगस्त के प्रोग्रामों को हाईलाइट करना और अपने बच्चों तक ये संदेश पहुंचाना, इन दोनों इवेंट्स के हवाले से कितना ज़्यादा ज़रूरी है सर? कि कल छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने ये फ़ैसला लिया कि 26 जनवरी पे तिरंगा हर मस्जिद और मदरसे पे फहराया जाए। तो मैं इसको बहुत खुशाइंद कदम समझता हूँ कि जब इन उलमा ने रिवॉल्ट किया था तो उसकी बुनियाद पे यहाँ से लेके और अमृतसर तक जगह जगह जितने दरख्त थे उन पर उलमा की लाशें लटकी हुई थी, तो उन पर लाशों को लटका दिया था अंग्रेज़ों ने, इतने जुल्म किए थे। और जाहिर है कि ये देश सब लोगों ने आज़ाद कराया। इसमें भगत सिंह भी हैं, अशफाकुल्लाह खान भी हैं, राम प्रसाद बिस्मिल भी हैं और चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं और अली बिरदर्स भी हैं, महात्मा गांधी भी हैं, सुभाष चंद्र बोस भी हैं। देश हम सब का होता है, तो देश है तो हम हैं। धर्म चाहे जो भी हो, लेकिन देश का संविधान तमाम लोगों को एक भारतीय होने की हैसियत से देखता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। सलाम आदाब, मैं मुख्तार अशरफ, आप देख रहे हैं जनपद न्यूज़ नेटवर्क। सारा देश 26 जनवरी को योम जमहूरिया सेलिब्रेट करता है। तमाम देशवासियों को योम जमहूरिया की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे देश का जो संविधान है वो देश के तमाम लोगों को एक करता है। हमारा देश सारी दुनिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, अनेकता में एकता के नाम से जाना जाता है। कसरत में वहदत ही हमारे हिंदुस्तान की पहचान है। हमारे भारत में अलग अलग तहज़ीबें हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानें हैं, अलग धर्म हैं, अलग जातियाँ हैं, अलग अलग कल्चर के लोग आते हैं, अलग अलग कस्टम्स को फॉलो किया जाता है। लेकिन विभिन्न प्रकार के लोग होने के बावजूद, अलग अलग तहज़ीबें, अलग कल्चर, मुख्तलिफ़ ज़बानें होने के बावजूद तमाम देशवासियों को जो एक करता है वो भारतीय संविधान है। देश के संविधान में इतना पोटेंशियल है कि तमाम ही हिंदुस्तानी उस संविधान की नज़र में जो है एक है। और भारतीय संविधान का जो पहला ही शब्द है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। धर्म चाहे जो भी हो, लेकिन देश का संविधान तमाम लोगों को एक भारतीय होने की हैसियत से देखता है। 26 जनवरी को हर साल हम योम जमहूरिया सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों को योम जमहूरिया की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस दिन की अहमियत हम तमाम हिंदुस्तानियों के लिए क्या है, देश का संविधान बना, किन किन लोगों ने उसमें शिरकत की, किस किस का कंट्रीब्यूशन रहा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही अहम शख्सियत इस वक्त मौजूद हैं। मोटिवेशनल स्पीकर हैं, थिंकर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और साथ ही खुसरो फाउंडेशन के कन्वीनर हैं जनाब डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब। सर सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है। ये दिन तमाम ही हिंदुस्तानियों के लिए बहुत अहम है। हम योम जमहूरिया सेलिब्रेट करते हैं। हमारे देश का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बना और फिर 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। उसी मुनासिबत से पूरा हिंदुस्तान जो है वो योम जमहूरिया सेलिब्रेट करता है। सर ख़ास तौर से ये बताएं, आज भी ये सवाल अगर देश के आम लोगों से पूछा जाए कि जश्न आज़ादी और जश्न जमहूरिया में क्या फ़र्क है, तो लोग बताने में कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं। तो पहले सबसे पहले यही फ़र्क वाज़े हो जाए लोगों के सामने। देखिए, एक बात तो ये है कि ये दोनों ही जश्न अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और हमारे लिए बड़े फ़ख्र का मौका है कि चाहे वो हमारा जश्न आज़ादी यानी स्वतंत्र दिवस हो या फिर जश्न जमहूरिया गणतंत्र दिवस हो, जिसको पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के तमाम इंस्टीट्यूशंस में और हर व्यक्ति उसको बहुत ही इमोशनल और प्राउड मोमेंट के तौर पर देखता है। और इन दोनों का अपना रेलेवेंस जब तक हिंदुस्तान, ये मिट्टी, ये ज़मीन बाकी रहेगी, संविधान बाकी रहेगा, उस वक्त तक
ये कायम रहेगा। 200 साल से लंबी आज़ादी की जद्दोजहद और हज़ारों लाखों कुर्बानियाँ देने के बाद हमने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी हासिल की। तो ग़ुलामी से आज़ादी दुनिया की हर कौम का एक ख्वाब होता है। जब भी कोई कौम ग़ुलाम होती है तो वो ये चाहती है कि इस ग़ुलामी से हमें आज़ादी मिले, चाहे उसको उस ग़ुलामी के अंदर भी कितने ही अधिकार हासिल हों, कितना ही फ्रीडम हो, लेकिन ये इंसान का नेचर है कि इंसान कभी ग़ुलामी स्लेवरी को बर्दाश्त नहीं करता। तो जाहिर है कि हम इस एतबार से भी हिंदुस्तान की ज़मीन बहुत ही काबिल फ़ख्र है कि न सिर्फ़ उसने नॉन वायलेंस के तरीक़े पे उस जश्न आज़ादी के आंदोलन को चलाया, बल्कि एक महात्मा गांधी जैसा ऐसा लीडर दुनिया को दिया कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स ने फिर महात्मा गांधी की फ़िलॉसफी की और महात्मा गांधी के नॉन वायलेंस के तरीक़े को अपनाया और उसको अपनाकर लोग मार्टिन लिंक्स और नेल्सन मंडेला बने और पूरी दुनिया में उसको अपनाया गया और फॉलो किया गया। तो वो एक खुशी का दिन था कि हमने उस ग़ुलामी से आज़ादी हासिल की। और वो बड़ी रिमार्केबल स्पीच है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जब उन्होंने 14 अगस्त की रात को एक स्पीच दी थी सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट के कि आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सोती होगी, हमारा मुल्क एक नई ज़िंदगी में कदम रखेगा। और ऐसे लम्हे तारीख़ में आते हैं कौमों की ज़िंदगी में, मगर बहुत कम आते हैं। तो वो एक बड़ी ही रिमार्केबल स्पीच है जिसको रिसेंटली न्यूयॉर्क में मुंतखब होने वाले ज़ोहरान ममदानी ने भी उस स्पीच का जिक्र किया, तो पूरी दुनिया में एक बार वो फिर चर्चा में आई और मैं 15 अगस्त को हमेशा उसको शेयर करता हूँ। लेकिन आज़ादी के बाद मुल्क की दिशा क्या हो, मुल्क कैसे चले, मुल्क में रहने वाले लोगों के हुकूक का तयन किस तरह से किया जाए, उनके अधिकार को किस तरह से तय किया जाए, ये हमें 26 जनवरी बताती है। और मैं इस हैसियत से एज़ ए हिंदुस्तानी फ़ख्र करता हूँ और एज़ ए हिंदुस्तानी मुसलमान के डबल फ़ख्र करता हूँ कि जब आज़ादी मिली हमें तो उसके साथ एक तक़सीम का ज़ख्म भी हमारे साथ आया कि ये मुल्क डिवाइड हो गया, कौम डिवाइड हो गई और पाकिस्तान बन गया पड़ोस में। और वो मुल्क मज़हब के नाम पे बना, जिसे किसी ने ममलिकत खुदादात कहा, किसी ने उसे इस्लामी कंट्री कहा, तो दीन के नाम पे मुल्क बना। तो यहाँ पर एक ख़ास पॉइंट जहन में रखने की ज़रूरत है कि उस वक्त हिंदुस्तान में कुछ आवाज़ें ऐसी भी थीं जो ये चाहती थीं कि अगर वो इस्लामी राष्ट्र बन रहा है तो ये हिंदू राष्ट्र हो। लेकिन यहाँ की मेजॉरिटी ने, यहाँ की अक्सरियत ने उसको इग्नोर किया, उसको निगलेक्ट किया। और जो यहाँ के फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हीरो ऑफ द नेशंस थे, जो आज भी तारीख़ में हमारे हीरो हैं, जितने भी लोग उसमें शामिल थे, यानी 99.9% लोगों ने इसको एक सेकुलर जमहूरियत बनाया। और जब 26 जनवरी आई तो जाहिर है कि एक जो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली थी उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया उसको, जैसा आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क में ख़ुद बताया कि 26 नवंबर 1949 को उस कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को उसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, यानी एक आज़ादी हमारी सबसे बड़ी दौलत है, आज़ादी सबसे बड़ी दौलत है और देश का संविधान भारत का सबसे बड़ी ताकत है। और मैं इस पे इतना फ़ख्र करता हूँ कि पूरी दुनिया के ममालिक में इतना खूबसूरत संविधान यहाँ से लेकर अमेरिका तक दुनिया के किसी देश के पास नहीं है, जो तमाम तरक्की के आखिरी पायदान पे खड़े हुए इंसान को, विभिन्न जहाँ पर इतनी ज़बानें हैं 1500 ज़्यादा, इतनी कम्युनिटीज़ हैं, इतने ट्रेडिशन हैं, इतने कल्चर हैं, ऑल एग्जिस्टिंग दुनिया के मज़ाहिब हैं, बिलीवर और नॉन बिलीवर्स दोनों हैं, उन सब को एकोमोडेट करने की बात करता है और उनके ट्रेडिशन और उनके कल्चर को उन्हें फॉलो करने की इजाज़त देता है। बिल्कुल। और ये बड़ी ख़ास बात आपने कही कि संविधान बड़ा खूबसूरत है, क्योंकि ये देश भी तो बड़ा खूबसूरत है ना सर। वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। सर जिस तरह से आपने तज़किरा किया कि
तमाम धर्मों और जातियों के लोगों ने इस देश की आज़ादी में संघर्ष किया। एक तरफ अशफाकुल्ला खां वारसी हैं, दूसरी तरफ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैं, भगत सिंह हैं, मजनू शाह मलंग मदारी हैं, और इस आज़ादी के हवाले से फतवा देने वाले अल्लामा फजल खैराबादी हैं। तो इस देश की आज़ादी में सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है। आपने जिस तरह से बताया कि ये देश जो है सेकुलर है और सेकुलरिज्म ही हमारे भारत की पहचान है। चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। सर जरा ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए कि देश की आज़ादी में तमाम लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है और सभी लोगों ने अपना हिस्सा पेश किया। तो जब देश का संविधान बन रहा था जिसमें राइट्स और ड्यूटीज तय की जा रही थी, तो आमतौर से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम आता है। तो जरा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए कि संविधान बनाने में और लोगों का भी कंट्रीब्यूशन रहा है। बिल्कुल, देखिए वो तो एक कंप्लीट जो संविधान कमेटी गठित की गई, और उस संविधान कमेटी को गठित करने के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके चेयरमैन थे। नो डाउट के लीगल एक्सपर्टीज़ के मामले में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और पूरी दुनिया, और उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। शायद उस वक्त देश के निर्माताओं की नज़र में ये बात भी रही होगी कि हमारे यहाँ पर सबसे डिप्राइव्ड अगर कोई कम्युनिटी है तो वो दलित और आदिवासी हैं, और इसलिए संविधान कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का चेयरमैन उन्हें बनाया ताकि उस कमज़ोर तरीन कम्युनिटी के हुकूक संविधान में सुरक्षित किए जा सके, उनकी गारंटी दी जा सके। उसमें मौलाना हसरत मोहानी, जैसा आपको मालूम है, मौलाना हसरत मोहानी उसमें थे, मौलाना आज़ाद का कंट्रीब्यूशन उसमें है, ख़ास तौर से उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी बड़ा अहम कंट्रीब्यूशन है। और ये जो आर्टिकल साहब ख़ास तौर से हमारे माइनॉरिटी इश्यूज़ पर जब कोई चीज़ आती है तो लोग डिफरेंट आर्टिकल्स 30 और 31 और क्लॉज 1 और उसका और आर्टिकल 25 जिनका जिक्र करते हैं, इनमें काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूशन, क्योंकि वो भी एक लीगल एक्सपर्ट थे तो उनका कंट्रीब्यूशन भी रहा। तो उसमें उस वक्त के वो तमाम लोग जिनका आज़ादी में कंट्रीब्यूशन था, तो एक पूरी टीम थी जिस पूरी टीम ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। और ये आज भी आप देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जब उनके इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन का कोई भी समय आता है, स्टेट असेंबली का इलेक्शन हो या पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपनी एक मैनिफेस्टो कमेटी बनाती हैं और वो एक मैनिफेस्टो बनाते हैं। और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये देश का मैनिफेस्टो है। तो उसमें जाहिर है कि मुख्तलिफ एक्सपर्ट लोग थे, और उसमें जो बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन है और जो उनकी एक्सपर्टीज़ है वो अल्टीमेट है। जाहिर है कि उनको चेयरमैन इसलिए बनाया गया कि वो उसमें सबसे ज़्यादा इस सिलसिले में इसके हकदार थे और काबिल तरीन थे, और उस ज़मीन से उठ के आए थे कि जिनको कुएं से पानी पीने से रोक दिया गया था। तो उस संघर्ष के बाद उस मंजिल पर पहुँचे थे कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बने भारत के। और भारत के संविधान की खूबी ये है कि हमारे संविधान के निर्माताओं ने अगर फ्रेंच कानून में कोई चीज़ अच्छी थी तो उसको अडॉप्ट कर लिया, अमेरिकन कानून में कोई चीज़ अच्छी नज़र आई उसको कर लिया, यूरोपियन कानून में कुछ नज़र आया उसको कर लिया, इस्लामिक लॉ में जो चीज़ अच्छी नज़र आई उनको जिसको लेकर चल सकते थे उसको कर लिया। तो जो हमारे यहाँ पर फैमिली अफेयर्स हैं उनके जो फैसले होते हैं पर्सनल से रिलेटेड, औकाफ से रिलेटेड, आपके मदारिस और मकाबिर, इन सब से रिलेटेड, वो जाहिर है कि आपके फेथ को नज़र में रख के ही होते हैं। अगरचे सिखों का अलग से वो नहीं है, उनका फ़ैसला हिंदू लॉ के अंडर में ही होता है। तो अलग अलग तहजीबों को एकमोडेट करना, साउथ से लेकर नॉर्थ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर, साउथ, गोवा, तो अलग अलग तरह से उन परंपराओं को भी एकमोडेट करना। तो इतनी बड़ी मुल्क में, जिसके लिए वो किसी ने कहा है ना कि अनेकता में जहाँ एकता मिली हमको, हम ऐसे मुल्क को हिंदुस्तान कहने लगे। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कसरत में वहदत का, वो इसी मुल्क के लिए किया गया। और पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है। मुझे याद आता है कि अमीर खुसरो का, जो हमने खुसरो फाउंडेशन की यानी जो बैग्स हैं और जो हमारे लीफलेट हैं, उन पर हमने एक हज़रत अमीर खुसरो का एक मास्टर लाइनर उसको स्लोगन बनाया है कि उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में जितनी ज़मीनें हैं, पूरी दुनिया के जितने ममालिक हैं,
उसमें इंडिया इज़ ग्रेटेस्ट, भारत जो है वो महान है, और वो उसकी जिस तरह से तारीफ करते हैं, और अब से 700 वर्ष पहले उन्होंने ये बात कही है। तो जाहिर है कि हम तमाम हिंदुस्तानी अपने मुल्क पे जितना भी फ़ख्र करें वो कम है, और हमारे पास क्योंकि इतना अच्छा खूबसूरत जो है वो संविधान है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, और एक सेकुलर संविधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो हर व्यक्ति को उसके राइट जो है वो एश्योर जी करता है। हाँ, राइट्स हों या ड्यूटीज़ हों वो तय करता है हमारे देश का संविधान। सर ये भी बताइएगा, जिस तरह से आपने बताया कि संविधान में तमाम तरह की चीज़ें हैं हर धर्म हर जाति के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना भी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना में वो तमाम चीज़ें दिखाई देती हैं हमें पहले से ही, जो राइट टू रिलीजन है या फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू एक्सप्रेशन जो हमारे देश के संविधान में है। तो वो जो कनेक्टिविटी है, मैं चाहता हूँ कि हमारा यानी मुसलमानों का जो एक अटैचमेंट है देश के संविधान से, थोड़ा सा वो पहलू भी ज़रा आप उजागर कर दें तो बहुत बेहतर है। ये बात ये पहलू एक तरह से काबिल अफसोस भी है कि हमारे समाज में ख़ास तौर से अगर मुस्लिम समाज के पर्सपेक्टिव में बात की जाए तो कानून की समझ हम लोग बहुत कम रखते हैं। अगर शायद संविधान को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा समझा जाए तो उनको पता लगेगा भारत का संविधान और यूनाइटेड नेशन का चार्टर, दोनों में इस्लामिक कानून से वो तमाम चीज़ें मदीना चार्टर से, मदीना ट्रीटी से, मीसाक़े मदीना से ली गई हैं जो सोशल यूनिटी और इक्वलिटी को कायम कर सकती हैं। अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीसाक़े मदीना के नाम से, यानी जिसको हम मदीना चार्टर्ड कहते हैं, वो पहला दुनिया में जमहूरी दस्तूर है। जो आमतौर से ये बात भी कही जाती है कि नहीं, जो इस्लामिक कंट्री है वो जमहूरी नहीं हो सकती, तो ये किसी डिक्टेटरशिप का या डिक्टेटर का ओपिनियन हो सकता है। अल्लाह के रसूल ने जो पहला संविधान बनाया, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया मदीना में अक्सरियत हासिल करने के बाद और ताकत हासिल करने के बाद, उसमें सबके इक्वल राइट दिए। उसमें उसके अहम इशूज़ ये थे कि कोई किसी की वर्शिप प्लेस को, किसी को जानी और माली नुकसान नहीं पहुंचाएगा, न किसी के कारोबारी नुकसान पहुंचाएगा, दुकान या मकान जलाएगा, न किसी को जानी नुकसान पहुंचाएगा। और कोई अगर आपस में कुछ लड़ते हैं तो वो फैसला सुप्रीम इन कमांड से जाके करेंगे, तो आपस में एक दूसरे के सबके इक्वल राइट्स होंगे। और अगर मदीना पे बाहर की कोई ताकत हमला करती है तो मदीना के डिफेंड के लिए एक वन नेशन थ्योरी पर तमाम लोग मिलकर लड़ेंगे। अब लोगों ने वन नेशन थ्योरी उम्मा के कंसेप्ट को इस तरह से डिस्टॉर्ट किया और मिसयूज़ किया कि उम्मा के कंसेप्ट से गैर मुस्लिम ये समझता है कि हम सिर्फ उम्मत मुस्लिमा की बात कर रहे हैं, उम्मत वाहिदा की, बल्कि वो जो नेशनहुड का कंसेप्ट है वो मीसाक़े मदीना में सबसे पहले दिया गया कि आप जिस ज़मीन पर रहते हैं उस ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उस ज़मीन को आगे बढ़ाना भी आपकी ज़िम्मेदारी है, उसमें पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के साथ रहना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप यूनिटी, आपसी सद्भावना के साथ, मेलजोल के साथ रहें, एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करें। और उस पर अगर कोई ताकत हमला कर रही है तो फिर हम ये नहीं देखेंगे कि वो ताकत हमारे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, हमारे मज़हब से ताल्लुक़ रखती है, हमारी ज़ात से ताल्लुक़ रखती है, बल्कि अपनी ज़मीन को बचाने के लिए हम सब लोग यूनाइट होकर लड़ेंगे। तो यही जो अपने मुल्क का प्रोटेक्शन है सरहद व सीमा का, और इसको 1947 के बाद ब्रिगेडियर उस्मान और बीर अब्दुल हमीद और कैप्टन हनीफुद्दीन जैसे लोगों ने हर मकाम पर यह साबित किया कि अब अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हमारा, वो बांग्लादेश के साथ हो, कि चाइना के साथ हो, कि श्रीलंका के साथ हो, कि पाकिस्तान के साथ हो, किसी भी नेबरिंग कंट्री के साथ हो या इसके अलावा किसी कंट्री के साथ हो, तो हम सामने वाले का मजहब नहीं देखते, सामने वाले का कबीला नहीं देखते, बल्कि वी आर वन एज ए इंडियन। हम सिर्फ उस वक्त हिंदुस्तानी होते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होते। और यही हिंदुस्तानी जो कानून है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमें बताता है, यही हमें कुरान बताता है, यही हमें हदीस बताती है, यही अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बताती है। जी, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इसको डिफ़ाइन किया कि जिस ज़माने में ये इनइक्वलिटी थी या डिस्क्रिमिनेशन था, अदम मसावात थी, जिस ज़माने में बहुत ज़्यादा भेदभाव था, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी,
कोई कानून बनाने वाला, कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं था। उस ज़माने में रसूलुल्लाह ने दुनिया को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया जिसमें तमाम लोगों के राइट्स तय किए गए, जिम्मेदारियां तय की गई, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो सब लोगों के हुकूक फराहम किए गए, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ हो या राइट टू रिलीजन हो, जो आज बातें हो रही हैं नए चार्टर्स में या नए संविधानों में, वो तमाम चीज़ें हुजूर ने दी। वो तमाम चीज़ें हमारे देश के संविधान में हैं। तो ये भी मुसलमानों का एक बड़ा गहरा रिश्ता है उससे कि वो चीज़ें जो हमारे नबी ने आज से 1450 साल पहले इंसानियत को दे दी थी, वो तमाम चीज़ें हमारे देश के संविधान में भी मौजूद हैं। और जिस तरह से आपने बताया कि हुजूर ने जो वन नेशन का कॉन्सेप्ट दिया था और मदीने की हिफाजत के लिए जिस तरह से तमाम अलग अलग मज़ाहिब के लोगों को मुत्तहिद एक सोसाइटी बना दिया था, वैसे ही हम आज ये भी कहते हैं कि जी हमारे देश पे अगर कोई हमला करेगा तो धर्म और जातियाँ भले ही अलग अलग हों, लेकिन हम फिर हिंदुस्तानी हैं, बतौर हिंदुस्तानी हम लड़ेंगे और लड़े भी हैं। जैसा आपने वीर अब्दुल हमीद का नाम लिया और उसके अलावा ब्रिगेडियर उस्मान हैं, और अभी भी सूफिया कुरैशी ने जो काम किया, बिल्कुल जी जी जी। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था सर। एक और आखिरी सवाल मेरा ये है कि ख़ास तौर से स्कूलों और मदरसों में जो तलबा और तालिबात हैं, मदरसों में इस तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करना, ख़ास तौर से 26 जनवरी और 15 अगस्त के प्रोग्रामों को हाईलाइट करना और अपने बच्चों तक ये संदेश पहुंचाना, इन दोनों इवेंट्स के हवाले से कितना ज़्यादा ज़रूरी है सर? देखिए, अभी आज ही मेरी नज़र से एक ख़बर गुजरी है कि कल छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने ये फ़ैसला लिया कि 26 जनवरी पे तिरंगा हर मस्जिद और मदरसे पे फहराया जाए। तो मैं इसको बहुत खुशाइंद कदम समझता हूँ, और मैं आज से नहीं बल्कि एक बड़े ज़माने से, एक तो जिस तरह मैं बिल्कुल खुसरोवादी हूँ इस सिलसिले में कि जो नज़रिया हज़रत अमीर खुसरो का है अपनी ज़मीन के ताल्लुक़ से, वही मेरा है। और ज़ाहिर है कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। चिश्ती ने जिस वतन में वहदत का गीत गाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। या ये राम की धरती है, ये ख्वाजा का चमन है, ये मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है। तो जिस तरह मैंने ये जिक्र किया कि हिंदुस्तान से खूबसूरत कोई संविधान दुनिया में नहीं है। कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं कि ये जो हमारी मौजूदा पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट ब्रिटिश पीरियड में बनी, लेकिन ब्रिटिशर्स ना तो यूरोपियन यूनियन की इतनी खूबसूरत पार्लियामेंट बना सके और ना यूके की इतनी खूबसूरत पार्लियामेंट बना सके। ये भी एक इस मिट्टी का कमाल है। ताजमहल के आर्किटेक्ट सेंट्रल एशिया से आए थे। कुछ लोग कहते हैं कि इसका जो ओरिजिनल इससे पहला जिसको देख के ये बढ़ाया गया तो वो कज़ाकिस्तान में मौजूद है, और फिर उसके बाद रेड कलर का ये हुमायूं मकबरा बना और फिर उसकी सूरत ताजमहल जैसी बन गई। लेकिन वो पत्थर तो इसी ज़मीन में निकला। उसके आर्किटेक्ट ईरान के ख़ित्ते से आए थे जो मकराना में आके आबाद हुए थे। तो वो जो कमाल की इमारत निकल के आई ताजमहल जैसी, वो पूरी दुनिया में कहीं और तो निकल के नहीं आई। जो दुनिया के और 8 अजूबे हैं, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि उन 8 अजूबों में वो अपनी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के हिसाब से हेरिटेज होने की बुनियाद पर ज़रूर अजूबे हैं, लेकिन मोहब्बत की ऐसी खूबसूरत मिसाल जो है वो कोई अजूबा नहीं है जितना खूबसूरत ताजमहल है। तो आर.पी. त्रिपाठी ने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है हिस्ट्री के थे कि भाई मुग़लों ने हिंदुस्तान को 3 तोहफे दिए, एक ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत, गालिब जैसा उर्दू का शायर और उर्दू जैसी ज़बान। तो ज़ाहिर है उर्दू में तो कंट्रीब्यूशन सबका है। तो एक ये इस मिट्टी की खूबी है, खुसूसियत है कि जो यहाँ पर आया, एक तो वो यहाँ का होकर रह गया, और दूसरे ये कि यहाँ की मिट्टी इतनी फ्लेक्सिबल थी और यहाँ के रहने वाले कि उन्होंने हर आने वाले मेहमान को गले लगाया और काफ़िले आते गए, हिंदुस्तान बनता गया। तो इस तरीक़े से वो हिंदुस्तान बना। तो जब भी 26 जनवरी या 15 अगस्त आए, ख़ासकर मदारिस के लोगों को, तो इसमें और आगे एक कदम ये किरदार अदा करना चाहिए कि आज़ादी की लड़ाई में हज़ारों उलामा, मुफ्ती सदरुद्दीन अर्जुर्दा, मुफ्ती अब्दुल कादिर बदायूनी, अल्लामा फजले खैराबादी और क्या कहते हैं किफ़ायत अली काफ़ी, मुफ्ती इनायत अली काकोर भी, और एक बेशुमार नाम है, हज़ारों नाम हैं कि जब इन उलामा ने रिवॉल्ट किया था तो उसकी बुनियाद पे यहाँ से लेके और अमृतसर तक जगह जगह जितने दरख्त थे उन पर उलामा की लाशें लटकी हुई थी। तो उन पर लाशों को लटका दिया था अंग्रेज़ों ने, इतने जुल्म किए थे।
और जब डिवाइड एंड रूल की वो पॉलिसी लेकर आए तो महात्मा गांधी की क़यादत में, चाहे वो अली बरादरान हों या उसके बाद चाहे मौलाना आज़ाद हों या मौलाना हुसैन अहमद मदनी या दूसरे उलामा, उन्होंने बुनियादी किरदार कम्युनल हारमनी को मेंटेन रखने में, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को और भारत की आपसी सद्भाव को, क्योंकि अंग्रेज़ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाना चाहता था। वो गाय काट के मंदिरों में डाल रहे थे और सुअर काट के मस्जिदों में डाल रहे थे। वो जो कारतूस था उसमें सुअर और गाय की चर्बी मिला रहे थे। तो उसमें कंट्रीब्यूशन अल्लामा फजल खैराबादी का ये भी बड़ा अहम है कि 1857 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक तरफ जिहाद का फतवा दिया और दूसरी तरफ ये कि बहादुर शाह जफ़र से काऊ किलिंग पर बैन लगवाया और ये कहा कि बकरा ईद आने वाली है, अगर कोई गाय की कुर्बानी करता है तो उसे तोप के मुंह पे बांध के उड़ा दिया जाए। इतनी सख्त सज़ा आज भी नहीं है, आज जेल होती है आदमी को, लेकिन सज़ाए मौत नहीं है। उन्होंने सज़ाए मौत, क्योंकि सबसे पहले बाबरनामे में लिखा था हुमायूं को नसीहत करते हुए कि देखिए यहाँ की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो गाय की पूजा करती है, तो तुम अगर एक कामयाब और अच्छे हुक्मरान साबित होना चाहते हो तो अपने स्टेट में गाय मत कटने देना। और फिर अकबर ने इसको फॉलो किया और अकबर तो वेजिटेरियन भी रहते थे कुछ दिन और बहुत सारे त्यौहार सेलिब्रेट किया करते थे। तो मुग़लों की भी ये खूबी रही कि उन्होंने यहाँ के लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश की अपने ज़माने में। और फिर ये बहादुर शाह जफ़र के ज़माने में अल्लामा फजल खैराबादी ने इस पर जो है वो बैन लगवाया और अपने वक्त के प्रिंसिपल इस्लामिक स्कॉलर मौलाना आज़ाद के वालिद के उस्ताद और गालिब के दोस्त, गालिब का जो दीवान है वो अल्लामा फजल खैराबादी ने ही एडिट किया है और उनको नवाब रामपुर के यहाँ भी मुश्किल वक्त में सिफारिश करके उन्होंने भेजा था। तो एक तो ये कंट्रीब्यूशन है। तो अगर कहीं से जैसे छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का फैसला है या जितने भी इदारे हैं, चाहे वो सरकारी मुराआत हासिल करने वाले इदारे हों या अपने प्राइवेट फंड से चलने वाले इदारे हों, हर इदारे पर, हर घर पर, जब से वो हर घर तिरंगा की वो आई है, आपको सर्टिफिकेट भी आता है। तो मैं आज से नहीं बल्कि हमेशा से मेरी ये कोशिश रहती है कि मेरी कार में भी एक छोटा तिरंगा रखा हो, मेरे घर में हर वक्त जो है वो तिरंगा हो और इन ओकेज़न पे ज़रूर जो है वो तिरंगा फैलाया जाए। तो मैं जैसे कहता हूँ कि जितना खूबसूरत मुल्क कोई दूसरा नहीं है बकौल अमीर खुसरो, और हमारा यकीन है इतना खूबसूरत संविधान कोई नहीं है दुनिया का, क्योंकि ये इतना खूबसूरत संविधान है। इसी तरह आप तमाम झंडे देखिए सामने रख के, इतना खूबसूरत झंडा किसी मुल्क का नहीं है जितना नेशनल फ्लैग हिंदुस्तान का। और इसीलिए कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हाँ, सुरैया तैयब जी का भी उसमें नाम है कि सुरैया तैयब जी का भी उसमें कंट्रीब्यूशन है। और जाहिर है कि ये देश सब लोगों ने आज़ाद कराया। इसमें भगत सिंह भी हैं, अशफाकुल्ला खान भी हैं, राम प्रसाद बिस्मिल भी हैं और चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं और अली बिरदर्स भी हैं, महात्मा गांधी भी हैं, सुभाष चंद्र बोस भी हैं। तो कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है जिसको आप एक्सक्लूड कर सकें कि इनका कंट्रीब्यूशन शामिल नहीं है, बल्कि जब इस गुलिस्तान को खून की ज़रूरत थी तो तमाम हिंदुस्तानियों ने अपने खून से सींचा है और हम तमाम को ही इसको आगे बढ़ाना है ताकि जब हम अपनी आज़ादी के 100 साल मुकम्मल करें तो ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश हो। यहाँ एक भी घर बिना लाइट और बिना रोड के ना हो, यहाँ एक भी परिवार बिना छत के ना हो, यहाँ एक भी नौजवान बिना तालीम के ना हो। यहाँ ये हो कि और ये मुल्क डिज़र्व करता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर और दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क, जैसे इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, और जितने नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास हैं कि ये मुल्क जब 100 साल आज़ादी के पूरे करेगा तो इंशाअल्लाह ये कहीं और होगा। जी, तो ये बड़ी ख़ास बात डॉक्टर साहब ने बताई। ख़ास तौर से अहले मदारिस को इस पर तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। संविधान कब बना, कैसे बना, किन लोगों ने बनाया, इसके बारे में भी जानकारी हासिल करें, बच्चों को अपने शेयर करें और इसी तरह से देश की आज़ादी में किन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा, कैसे देश आज़ाद हुआ, कैसे कैसे लोगों ने संघर्ष किया है, इसके बारे में भी जानना, समझना और आगे बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ने जिस तरह से बताया कि देश का जो तिरंगा है, अभी छत्तीसगढ़ से जो खबर आई है, ये यकीनन इस देश से
प्यार करने की सबके अपने अपने पास में बहुत सारे वजूहात हैं। हम मुसलमान हैं, हम इस देश से इसलिए भी प्यार करते हैं क्योंकि यहाँ गरीब नवाज़ हैं, यहाँ हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, बहुत सारे औलिया अल्लाह हैं, ये हज़रत निज़ामुद्दीन की दिल्ली है। वैसे ही अगर हम तिरंगे को बयान करें तो तिरंगे में जो हरा कलर है वो गुंबद खज़रा का रंग है, उसी तरह से जो वाइट कलर है वो हमारे नबी का पसंदीदा रंग है, उसके नीचे जो वो नारंगी कलर है वो चिश्ती कलर कहा जाता है। तो तिरंगे जी, तो इस तरह से भी हम उसको देख सकते हैं। तो तिरंगे से हमारा अटैचमेंट इस तरह से भी है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो तमाम देशवासियों के दरमियान कॉमन है। देश की आज़ादी हमारे दरमियान कॉमन है, देश हमारे नज़दीक कॉमन है, तिरंगा हमारे नज़दीक कॉमन है। वो तमाम चीज़ें तो तमाम भारतवासियों को एक करती हैं, जोड़ती हैं। हम मुसलमानों को भी उसमें आगे आना चाहिए और मिलजुल करके खुशियाँ सेलिब्रेट करना चाहिए, जो कि हम करते भी हैं। वो किसी ने कहा था कि न घबराओ ए दीवानो, वतन की आन बाकी है, अभी इंसाफ ज़िंदा है, अभी संविधान बाकी है। ये धरती है शिवाजी की, फुले महाराज का गुलशन, अभी अम्बेडकर के कामों का सम्मान बाकी है। मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, निज़ामुद्दीन की दिल्ली, इन्हीं वलियों की चौखट से वतन की शान बाकी है। संविधान का जो प्रियम्बल है वो इतना खूबसूरत है कि वो शुरू ही होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट आई, नॉट यू, नॉट ही, नॉट देयर। तो इसमें हमारा और उनका ये कोई सवाल ही नहीं है। तो हमारे तमाम देशवासियों को ये देखना है कि हमारे पॉलिटिकल किसी से इख्तिलाफ हो सकते हैं, पॉलिटिकल विचारधारा अलग हो सकती है, अलग अलग आपकी पसंदीदा पार्टियां हो सकती हैं, लेकिन एक जो सरकार जब इलेक्ट होकर आ जाती है तो वो हम सब की होती है। मुल्क का या सूबे का चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे, वो हम सब के होते हैं। देश हम सब का होता है। तो देश है तो हम हैं। हमारा वजूद जो है, हमारी तरक्की जो है, वो हमारे देश की तरक्की से वाबस्ता है। और हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम ऐसे लोगों को अपना रोल मॉडल बनाएं, APJ अब्दुल कलाम की तरह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तरह, मौलाना जौहर की तरह, अशफाकुल्ला खान, बीर अब्दुल हमीद और ब्रिगेडियर उस्मान की तरह, कि वी मस्ट बी ए कंट्रीब्यूटर, वी मस्ट बी ए एसेट फॉर आवर कंट्री, नॉट द बेगर, नॉट द लाइबिलिटी। क्योंकि जो लोग बेगर होते हैं या जो लोग हमेशा रोते ही रोते हैं, आप अगर हर चीज़ का रोना ही रोते रहेंगे तो आप कभी खूबसूरत कल तामीर नहीं कर सकते। अगर आप एक ब्राइट फ्यूचर बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने कल को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो फिर आप पूरे यकीन और जद्दोजहद के साथ, मेहनत और लगन के साथ, और मैं ज़रूर कि जब ये 26 जनवरी का दिन, यानी जो मंडे को 26 जनवरी है, दोशंबा के दिन, उस दोशंबे के दिन हमारी तमाम, चाहे वो दरगाहें हों, चाहे वो हमारे मज़ारात हों, चाहे वो हमारी मसाजिद के मीनारे हों, चाहे मकाबिर हों, चाहे हमारे घर हों, हमारे मोहल्ले, हमारी बस्तियां हों, उस वक्त हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने मुल्क को खराज अक़ीदत पेश करे और अपने मुल्क के तिरंगे को बुलंद करे। इस बार घर से निकलने के बाद हमेशा जिस तरह हम ईद की शॉपिंग के लिए निकलते हैं, आइए और अपने तिरंगे की शॉपिंग के लिए निकलिए। आपकी गाड़ी में, आपके मकान पर, आपकी दुकान पर, हर जगह एक सम्मान के साथ जो है वो तिरंगा लगा हो। तो मैं देखता हूँ हमारे तमाम बड़े इदारे, दारुल उलूम देवबंद हो, जामिया अशरफिया हो, मरकज़ सक़ाफ़त सुन्निया हो, बरेली हो, देवबंद हो, नदवा हो, इन तमाम बड़े इदारों में जिस तरह से 26 जनवरी, 15 अगस्त, जामिया मिल्लिया हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जामिया हमदर्द हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी हो, तो हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये दिन हमारे लिए 15 अगस्त से भी ज़्यादा अहम है, क्योंकि इस दिन संविधान का इम्प्लीमेंटेशन होता है और ये संविधान है जो ये तय करता है कि ये मुल्क किस दिशा में चलेगा और हमें तमाम को मसावी हुकूक देता है। इसी बुनियाद पर हम अपनी किसी शिकायत को थाने में, कचहरी में, कोर्ट में लेकर जाते हैं और वहाँ से हमें इंसाफ की उम्मीद रहती है और इंसाफ मिलता भी है। कभी कभी इंसाफ में ताख़ीर ज़रूर होती है। तो ये देश हम सबका है और इसको आगे ले जाना, इसके लिए दुआएं करना, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। और आपके दर्शकों को मैं आपके ज़रिए से तमाम नाज़रीन को 26 जनवरी की, यानी गणतंत्र दिवस की, यौम जमहूरिया की, रिपब्लिक डे की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये आरज़ू करता हूँ कि हम सब एक रहेंगे। बकौल उदय प्रताप सिंह जी के न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात
तो नुकसान सबका है। वाह वाह वाह। तो संविधान के हवाले से जाहिर सी बात है, इतना खूबसूरत संविधान है, आप भी कुछ ना कुछ जानते होंगे, आप भी अपनी मालूमात कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। जो भी कुछ संविधान से आपने सीखा, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, आप क्या जानते हैं, जनपथ न्यूज़ नेटवर्क के कमेंट बॉक्स में आप लोग भी अपनी राय साझा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।